हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कमेंट करके, आप लोगों को सभी को पता है आप लोगों की एग्जाम डेट आ गई होगी अगर आप लोगों का फेज 1 में पेपर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है केवल और केवल 10 दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है। तो इस 10 दिन के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, आप लोग वैसे तो देख ही चुके हैं यहां पर साइंस यूट्यूब धमाका, ठीक है। तो क्यों हम लोग साइंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि रेलवे में जीके में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो साइंस का आता है। और कैसे इस 10 दिन की क्लास में आप लोगों को साइंस में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सिर्फ ये ही नहीं कि फेज 1 वाले जो एग्जाम हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, फेज 1 या उनका बाद में भी जिनका हो सभी के लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 10 क्लास में मैं आप लोगों को दोस्तों साइंस पूरी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के कि इस धमाके में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आप लोग यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है 10 दिन बाद के पेपर है, 10 दिन बाद में पेपर है, आप लोग बोल रहे हो कि भाई मेरा गोल है एनटीपीसी क्लियर करना है, लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, अ गोल विदाउट अ प्लान इट जस्ट अ विश। तो 10 दिन में आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग से आप लोगों को वर्क करना होगा कि किस प्रकार आप लोग सिलेक्शन 100% कर सकते हो, वरना बहुत कुछ पढ़ के भी आप लोग का सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग से करना होगा। अब इस प्रॉपर प्लानिंग में मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, देखिए आपको पता है जो मेजर पोर्शन है आप लोगों का वो 40 मार्क्स का है। किसका है? जनरल अवेयरनेस का है, 40 मार्क्स का। और अगर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम लोग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है अभी साइंस को करना है, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ये मैंने आप लोगों को एनटीपीसी का एक पेपर लिया है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कितना मार्क्स का आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों 7 मार्क्स की बायोलॉजी, केमिस्ट्री 2 की, फिजिक्स 4 की, 7 और 9, 7 और 2 9, 9 और 4 13 मार्क्स की आप लोगों की साइंस आ रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को एक पेपर बताया है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर को लेकर कि पहले जो भी पेपर हुए हैं उसमें साइंस के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम लोग वेटेज देखें साइंस का, केवल मैं एनटीपीसी को टारगेट कर रहा हूं, अगर एएलपी इनको टारगेट नहीं भी करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है एएलपी में, जेई में तो साइंस का अलग से वेटेज था, समझ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एनटीपीसी की, जिसमें साइंस का अलग से पोर्शन नहीं होता, उसमें भी अगर हम लोग बात करें साइंस कितने मार्क्स की आती है, तो आइए देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो 18 जनवरी 2017 को जो तीसरी शिफ्ट हुई थी, उसमें जो मार्क्स पूछे गए थे 15 मार्क्स की साइंस आई थी। इसके बाद में दोस्तों जो 17 जनवरी 2017 को अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 13 मार्क्स की साइंस आई है। इसके बाद में हम लोग बात करें एनटीपीसी, जो 17 जनवरी 2017 को सेकंड शिफ्ट हुई थी, इसमें साइंस आई थी दोस्तों 14 नंबर की। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, और देखिए जो एनटीपीसी हुआ 17 जनवरी 2017 की थर्ड शिफ्ट थी, इसमें जो साइंस आई वो 11 मार्क्स की आई। सिमिलरली दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, मैं और आप लोगों को वेटेज बता देता हूं। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 14 मार्क्स, 15 मार्क्स, 11 मार्क्स, 11, 14, 13। तो यानी आप लोगों का साइंस दोस्तों 13 से 14 नंबर की आप लोगों की साइंस तो फिक्स है। समझ रहे हो बात को? अरे दोस्तों, क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो कि साइंस की इंपॉर्टेंस? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक और देख लीजिए, जो 29 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 हुआ, उसमें 13 मार्क्स की साइंस। यानी हमारे पास में दोस्तों साइंस का अच्छा वेटेज है। और अगर इस 40 मार्क्स में से आप लोग 17 मार्क्स पूरा करना चाहते हो, 13 से 17 नंबर, तो दोस्तों आप लोगों को साइंस करनी ही होगी। और क्यों आप लोगों का जो साइंस होता है वो इजीली स्कोरिंग होता है रेदर देन अदर सब्जेक्ट। जैसे आप लोग बात करें दोस्तों हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप लोग एग्जाम में वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी पूछ लेता है कि भाई ये राजा, इनका कौन सा ईयर, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है। साइंस दोस्तों पूरी समझने की होती है, आप लोग चीजें रिलेट कर सकते हो। इसलिए 10 दिन में आप लोगों का साइंस का जो 13 से 17 मार्क्स वाला आप लोग का पोर्शन है, वो इजीली आप लोगों का दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स इसमें आप लोग अचीव कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब 3 महीने पहले क्रैश कोर्स स्टार्ट करा था, उसमें हम लोगों ने साइंस का पूरा क्रैश कोर्स किया था। पूरी अच्छे से मैं फिजिक्स पूरी करवा चुका हूं, केमिस्ट्री में पूरी अच्छे से करवा चुका हूं, बायोलॉजी में पूरी अच्छे से करवा चुका हूं। लेकिन अब लास्ट के 10 दिन में दोस्तों वो पूरी थ्योरी, मान लीजिए कोई बच्चा है पहली बार आ रहा है,
अब क्या पूरी थ्योरी करना पॉसिबल है? क्या 90 वीडियो हो गए? तो उनके लिए मैं अब केवल और केवल दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये आप लोगों का एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में मैंने साइंस का वेटेज आप लोगों को बताया है। चलिए अब ध्यान से देखिए। और दोस्तों आप लोगों को पता है ना, अभी जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर हुआ है रेलवे का, तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं मैं शाम को उसका भी एक वीडियो कर दूंगा और आप लोग देखेंगे कितने आराम से आप लोग साइंस कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? चलिए यहां पर देखिए, तो लास्ट के 10 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, केवल और केवल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और जो अभी 2019 में आरआरबी जेई के क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में एएलपी के आए हैं, ग्रुप डी के आए हैं, तो आप लोग वाकिफ होंगे कि रिसेंट 1-2 ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट दिनों की तैयारी के लिए अब 10 दिन में क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग पेपर का पैटर्न समझोगे, डिफिकल्टी लेवल समझोगे, और आप लोग ये भी समझोगे कि किस किस प्रकार की गलती आप लोग कर सकते हो जो आप लोग एग्जाम में करने वाले हो। क्यों ना हम लोग उसको पहले ही डिटेक्ट कर ले और उसको पहले ही एलिमिनेट कर ले। तो वो कैसे कर पाओगे आप लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आप लोगों को पता है दोस्तों रेलवे की भर्ती सालों में एक बार आती है, तो ध्यान रखें अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ये ही है जो एग्जाम क्रैक करना है। और जो इंतजार में बैठे हैं, जो मेरा फेस 1 में नहीं है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का फेस 1 में नहीं है, लेकिन आपको लोगों को एग्जाम में स्कोर तो करना पड़ेगा ना। तो आप लोग बोल रहे हो सर मेरा तो फेज 2 में आएगा, तो फेज 2 में आएगा तो जिन भी स्टूडेंट का फेज 2 में है उनको क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? वो भी क्या अच्छा स्कोर करेंगे क्या? तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस यही तो रहेगा, अगर आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे आप और ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि मार्क्स तो नॉर्मलाइजेशन होना है। आप लोग सोच रहे हो कि मेरा फेज 2 में है, तो फेज 2 में सब बच्चों के मार्क्स ज्यादा आएंगे, समझ रहे हो क्या? तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग कम हो जाएंगे। एक आप लोग गणित लगाओ, सिंपल से गणित लगाओ। कुछ बच्चे अब ढीले पड़ गए, बोले सर मेरा फेज 1 में नहीं है। अरे अगर आप लोगों का फेज 1 में नहीं है तो मुझे आप लोग बताइए, चलिए मान लेते हैं आपका फेज 2 में होगा, 1 महीने बाद होगा, चलो मान लेते हैं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो 1 मंथ का टाइम मिला है, तो आपके जो कॉम्पिटिटर है जो बिहार में बैठे हैं, हैदराबाद में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उनको भी 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो वो भी अपना एफर्ट करेंगे। तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? बल्कि आप तो पीछे और हो गए कि आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दिया। तो ये जो आप लोगों की सीरीज है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। काम सोचो नहीं सर फेज 1 वालों के लिए ही, कोई अलग नहीं है। फेज 1 वालों के लिए साइंस अलग आएगी, फेज 2 वालों के लिए साइंस अलग आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत बच्चों के मैंने कल कमेंट पढ़े, वीडियो करा था कि सर ये मेरा पहला एग्जाम है, कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आपका पहला एग्जाम है और दोस्तों यही आप लोगों का बेस्ट एफर्ट होगा, सर्वोत्तम प्रयास होगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, प्रथम प्रयास में आप जिस एनर्जी से लवरेज है वह अटेम्प्ट्स के साथ कम होती जाएगी, तब समय भी आपकी परीक्षा लेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं ना पहले 1-2 एग्जाम दूं तब मेरे को लगेगा कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि यहां पर आप लोग सबसे ज्यादा एनर्जी से आप लोग भरे होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग अटेम्प्ट देते जाओगे, मतलब आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, सिलेक्शन के चांस कम होते जाएंगे, ऊपर से प्रेशर बहुत आएगा। तो जिनका पहला एग्जाम आप लोगों का है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग क्या करने वाले हैं यार, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो आ जाओ, मैं आपके लिए क्या करवाने वाला हूं साइंस में, आ जाओ। आर यू रेडी? जल्दी से कमेंट करके बता दो जी सर बिल्कुल रेडी है। साइंस का जो डर है बिल्कुल आप लोग निकाल दीजिए, तो आ जाइए। मैं आप लोगों को दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ऑलमोस्ट आपका दोस्तों 10 दिन में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब 600-700 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और इन 600-700 क्वेश्चन में आप लोग के रिसेंट ईयर्स में जो भी आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन आए सारे कवर हो जाएंगे। फिर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन समझोगे, एग्जाम में वैसा दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। साइंस की यही खास बात होती है कि इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को ऐसे नहीं भेजूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा के भेजूंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर मजा आ रहा है मेरे को, तो चलो आ जाओ। तो कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के फायदे क्या होंगे दोस्तों? सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिकॉल्स हो जाएंगे। अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करें, आप लोग जो भी सिली मिस्टेक एग्जाम में करते हो वो आप लोगों को यहीं पर पता पड़ जाएगी। समझ में आ रही है बात को? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स मान लो पहले भी पढ़ रखा है तो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ब्रेन की प्रैक्टिस तो होगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा दिमाग आपका चलेगा, सारी आप लोग की चीज होगी। और नेक्स्ट है आप लोग को सेल्फ एनालिसिस होगा। हाँ कि सर मैं तो बिना ऐसे ही जा रहा था एग्जाम में, बिना तैयारी के,
मैं तो ऐसे ही जा रहा था बिना तैयारी के, लेकिन आपने ये बता दिया। ठीक है, क्लियर है क्या दोस्तों? तो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो आ जाइए स्टार्ट कर दें। तो मैं आप लोगों को किस प्रकार करवाने वाला हूं सुन लो। आप लोगों के पास में 10 दिन का समय है। तो मैं आप लोगों को पहले फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 2-3 क्लास में पहले फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। फिर 2-3 क्लास में केमिस्ट्री के करा दूंगा और 2-3 क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कर लेंगे। समझ में आ रही है बात को? तो प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 9:30 बजे से। और आप लोग दोस्तों निश्चिंत रहिए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, अब जब भाई इतने बच्चे लाइव आए हो तो आपको यह भी बता दूं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या 2018 2019 के क्वेश्चन करा दूं क्या? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के? चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रोज सुबह 9:30 बजे क्लास होगी, मिस नहीं करनी है, रोज सुबह 9:30 बजे होगी। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था एएलपी सीबीटी 1 2018 में जो हुआ था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? दोस्तों भार का मात्रक क्या है? तो कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लीजिए m है। क्लियर? तो भार क्या होता है, वेट क्या होता है? इस पे नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, यानी वेट भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है। और फोर्स को किस में नापते हो? न्यूटन में नापते हो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें फोर्स की एसआई यूनिट पूछी है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है आप लोगों की न्यूटन, सभी जानते हैं। और ये ही क्वेश्चन आप लोगों का इस बार मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में पूछा गया था, फोर्स की एसआई यूनिट। तो देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना फायदा है। और अगर आप लोगों से सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो सीजीएस यूनिट होती है दोस्तों डाइन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। कुछ जने अभी भी ग्राम आंसर दे रहे हैं, ऐसे ना करो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। द एसआई यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, जो आपका स्मॉल जी है उसकी एसआई यूनिट वो ही होती है जो इनकी एसआई यूनिट होती है। मतलब कहने का मतलब है आप लोगों का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक किसके बराबर होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी तो एक प्रकार का त्वरण ही है। और त्वरण का मात्रक तो आप लोग जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका मात्रक एक्सेलरेशन के जैसे होगा ना। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट अलग अलग थोड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन था 2018 का। मैं बोल रहा हूं ना सभी क्वेश्चंस में करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, सर्किट में बिजली का प्रवाह पता लगाने के लिए, यानी उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने जने बता पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये करंट, अगर आप लोग किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर जोड़ दोगे तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वो बता देता है कि करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही। क्लियर है क्या? और करंट भी मेजर करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। सर एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों? ये पवन का वेग, हवा का वेग, एयर वेलोसिटी मेजर करने के इस्तेमाल में यूज होता है आपका एनीमोमीटर। आप लोग बोलेंगे सर बैरोमीटर का काम क्या होता है? दोस्तों ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मेजर करता है। आप लोग बोलेंगे सर ये लैक्टोमीटर क्या होता है? दोस्तों ये दूध की शुद्धता है ना, प्योरिटी ऑफ मिल्क देखता है। तो दुग्ध की शुद्धता कि आप लोग का जो मिल्क है वो प्योर है या नहीं है, तो आपकी प्योरिटी ऑफ मिल्क जो चेक करी जाती है वो लैक्टोमीटर से करी जाती है। और आप लोगों का दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से चेक करा जाता है। तो एक क्वेश्चन से 4 बन गए ना। चले आगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे दोस्तों बिना किसी देर के। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्रुप डी 2016 का। डैश इन वर्क, कार्य में क्या होते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, दिशा की जरूरत नहीं होती है।
जैसे मैंने आप लोगों को बोला इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया 2 मीटर, क्या आपने बताया कि 2 मीटर उधर होगी, 2 मीटर इधर होगी, 2 मीटर उधर होगी, यानी लेंथ आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली दोस्तों वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी आपको बस ये बताना होता है कि मैंने भैया 10 जूल काम करा, 50 जूल। आप लोगों से डायरेक्शन नहीं बताई जाती इसमें कि 50 जूल उधर करा इधर करा, ठीक है। तो वर्क आपका स्केलर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, देर इज नो डायरेक्शन ओनली द मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होती है दोस्तों, डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो यार, आपके लिए देखो लास्ट के मैं 10 दिन के लिए बहुत शानदार सीरीज लेकर आया हूं। जल्दी से बताइए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, वर्क किस पे डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, क्लियर है क्या। तो आपने मान लीजिए इस पे कोई फोर्स लगाया, आप लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हो, और ये बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है, जो विस्थापन कर रही है, मान लीजिए डिस्प्लेस कर रही है, विस्थापन कर रही है, वो इस दिशा में कर रही है। तो आपने फोर्स तो इस दिशा में लगाया था, डिस्प्लेसमेंट मान ले ऐसे कर रही है, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों का एफ डी कॉस थीटा। तो मुझे बताइए किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है आप लोगों का वर्क, क्या लगाए गए फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्या लगाए गए फोर्स पे, ऑन दी अप्लाइड फोर्स, बिल्कुल सर इस पे कर रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, क्या बिल्कुल करेगा। अगर एंगल 20 हो तो वैल्यू अलग आएगी, 40 हो तो वैल्यू अलग आएगी। तो यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी आप लोगों के बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके पे भी डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। दोस्तों मास पे कर रहा है क्या, मास पे नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है आपने कितना फोर्स लगाया। अगर मास ज्यादा होगा तो आप लोग फोर्स ज्यादा लगाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो मास से कोई लेना देना नहीं है, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो डिपेंड करेगा आपने कितना वर्क करा है। पता पड़े दोस्तों मास तो बहुत ज्यादा है लेकिन आप लोग कुछ फोर्स ही नहीं लगा रहे, यानी आपके द्वारा वर्क ही नहीं किया जा रहा, तो मास से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों डी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी ABC आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ABC आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो गलती नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है। तो आपको पता है दोस्तों दो प्रकार की एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए एक बॉल को आप लोग छोड़ोगे तो उसके पास में गति होगी क्या, तो जब भी किसी के पास में गति होती है, आपके मोशन होता है, तो उसके पास में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। और जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करोगे, उसकी स्थिति परिवर्तन करोगे, तो उसमें जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहां पर इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है लेकिन इसको हाइट पर ले गया तो उसके पास में एनर्जी आ जाएगी, इसकी स्थिति परिवर्तन करी ना मैंने, तो जो स्थिति परिवर्तन की वजह से, पोजीशन चेंज की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो योग होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों की स्क्रीन पे। इसका आंसर बताइए। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को 4 मीटर से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो आप लोगों को यह बताना है फोर्स कितना लगा होगा, आपको यह बताना है फोर्स कितना लगा होगा, बताइए आंसर बताइए, जब तक मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं थोड़ा सा। चलिए बताइए, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि कोई आप लोगों की m मास की कोई बॉडी थी, कितना मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम,
आपने कोई इस पे फोर्स लगाया जिससे 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 से 7 हो गई। जैसे मान लो पहले 4 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा था, आपने और फोर्स लगाया तो आपने कितना कर दिया, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड कर दी। तो फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी कितना वेग में परिवर्तन हुआ, 4 से 7 कर दिया सर, 3 का परिवर्तन हो गया। और कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो 5 3 या 15, 15/2 7.5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ये थोड़ा रिमोट खराब हो रहा है तो इसलिए स्लाइड चेंज में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए आंसर बताइए। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूट्रियम कंटेन, मतलब बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूट्रियम, इसमें क्या क्या होते हैं जरा बताइए। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं आइसोटोप्स होते क्या हैं, समस्थानिक होते क्या हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1S3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। आप लोगों को पहले यह बताना है आइसोटोप्स होते क्या है। दोस्तों आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। दोस्तों जिनमें नीचे वाला नंबर लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। तो इन सभी में नंबर सेम है क्या, यानी इन तीनों के एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान है। कितने हैं, 1 1 1 है। और जो ऊपर वाली नंबर लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो आप लोगों के दोस्तों ऐसे एलिमेंट या ऐसे 3 परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप समस्थानिक। तो कौन से आइसोटोप्स की बात कर रहा है ये, ड्यूट्रियम की बात कर रहा है। तो ड्यूट्रियम होता है आपका 1H2। तो बोला जा रहा है इसमें क्या होते हैं क्या नहीं। दोस्तों नीचे वाला नंबर होता है आप लोगों का, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। आप लोग बोलेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, यानी इसमें आप लोगों का 1 है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है। और ध्यान रखिए दोस्तों हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ये ऊपर वाला नंबर क्या बताता है, ये ऊपर वाला नंबर आप लोगों को बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आ जाइए, किस में पूछा जा रहा है, ड्यूट्रियम में। तो जल्दी से मुझे बताइए ड्यूट्रियम में प्रोटॉन कितने हैं। ये नीचे वाला नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। न्यूट्रॉन का भी पता लगाना है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, आप लोगों के 2 हैं। प्रोटॉन आपका कितना है, 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी दोस्तों इसमें प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। क्या आंसर हो जाएगा, 0 न्यूट्रॉन, गलत। 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है। 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 गलत है। 1 न्यूट्रॉन एंड 2 नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी के आंसर्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। और आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लिया करो आप, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। आपको पता है कोई कंपाउंड या तो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, या बेसिक होता है, क्षारीय होता है। सर पता कैसे लगेगा, दोस्तों एक ही चीज है कि जो नीले लिटमस पेपर को आपके रेड में कन्वर्ट कर दे वो आपका एसिड होगा। लेकिन क्या हमको एग्जाम में लिटमस पेपर दिए जाएंगे क्या, और डाल के देखना पड़ेगा कि नहीं सर, फिर कैसे पता लगाएं। आ जाओ, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। सर समझ में नहीं आया,
जैसे मैं आप लोगों को बोलूं दोस्तों, नाइट्रोजन क्या होता है, मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? नाइट्रोजन आपका होता है नॉन मेटल। तो नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड है आपका दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या जैसे मैं आपको बोलूं सल्फर क्या है, सल्फर आपका नॉन मेटल है। तो सल्फर के जितने भी ऑक्साइड, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे अम्लीय होंगे। दोस्तों कार्बन क्या है, कार्बन भी आपका नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो ऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पता लगाना है कि इनमें से नॉन मेटल कौन कौन से हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेटल यानी धातु, और जो आप लोगों के राइट में होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल यानी अधातु। तो आप लोग मुझे बताइए, आपका कार्बन क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ था ना, ये आपका नॉन मेटल है। नाइट्रोजन आपको दिया हुआ था, ऑक्सीजन और सल्फर आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर जो चारों ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड ही तो थे। कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो सारे नॉन मेटल की तो ऑक्साइड है। और सर सारे आप लोगों के अम्लीय होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है? क्या ये भी अम्लीय होना चाहिए? क्या ये भी अम्लीय है? लेकिन दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये होना तो अम्लीय चाहिए, लेकिन ये बहुत कम अम्लीय होता है, बहुत कम आपका एसिडिक होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑलमोस्ट उदासीन मानते हैं। तो ये तो आप लोगों के अम्लीय हो जाएंगे, और आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम अम्लीय होता है, इसको हम लोग ऑलमोस्ट उदासीन मानते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, वेट करिए, आज थोड़ा सा स्लाइड हैंग कर रहा है। चलिए क्वेश्चन बताइए, ग्रुप डी 2018। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो होता क्या है दोस्तों, जो आपका एटम होता है, परमाणु होता है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो दोस्तों इसको पहला ऑर्बिट बोलते हैं, इसको दूसरा ऑर्बिट बोलते हैं, इसको तीसरा ऑर्बिट बोलते हैं, इसको चौथा ऑर्बिट बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? लेकिन केमिस्ट्री में इनको एक अलग प्रकार से नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है के शेल, इसको नाम दिया गया है एल शेल, इसको नाम दिया गया है एम शेल, इसको नाम दिया गया है एन शेल। यानी आप लोगों से एन कोश की बात कर रहा है, तो कौन सा वाला कोश होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? सर चौथे कोश की बात कर रहा है। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। अगर आप लोगों को के शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो n बराबर 1 रखिए, इसमें निकालनी है तो n बराबर 2 रखिए, इसमें निकालनी है तो n बराबर 3 रखिए, और इसमें निकालनी है तो n बराबर 4 रखो। तो आप लोगों को फ्रेंड्स n कोश में निकालनी है, यानी चौथी वाली कक्षा में निकालनी है, तो n बराबर 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 × 16 आप लोग का 32 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? तो 16 गलती ना करें आप लोग, ध्यान रखिए चौथे नंबर का है, तो n बराबर 4 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों 7000 जने देख रहे हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, आप लोग आंसर बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ग्रुप डी का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें कौन से आवर्त में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं, जरा मुझे बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। तो आप लोग सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसको बोलते हैं पीरियड यानी आवर्त। तो टोटल 7 होता है, तो उसमें लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहां पर होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए आप लोगों की जो पीरियोडिक टेबल होती है, जैसे कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ पीरियड इसमें 7 होते हैं। तो आइए, ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। आप लोग बोलेंगे सर ये 8वां या 9वां है क्या? नहीं दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए 57 आप लोगों का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो लैंथेनम का होता है।
इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम लेंथेनम की जैसे होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग इधर सजाते तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी बन जाती, तो इसलिए उन 14 एलिमेंट को अलग से रख दिया और इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स। सिमिलरली यहां पर जो 89 आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके एक्टिनियम का, और इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम एक्टिनियम के जैसे होती है, इसलिए उनको हम लोग आगे रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। क्लियर? लेकिन दोस्तों ये निकले कहां से? ये आप लोग के 14 सर यहीं से निकले हैं और ये 14 यहीं से निकले हैं, तो यानी ये वाला पीरियड कौन सा हो जाएगा? छठे नंबर का, और ये वाला आपका जो है कहां से निकला है? यहां से। तो यानी एक्टिनाइड्स पाए जाते हैं आपके 7th आवर्त में और आपके लेंथेनाइड्स 6th आवर्त में, यानी 6th पीरियड में। तो क्या आंसर आप लोगों का हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो आपके लेंथेनाइड्स तो हो जाएगा दोस्तों 6th पीरियड में और वो आपके एक्टिनाइड्स हो जाएंगे 7th में। तो 6 और 7 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 6 और 7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा स्लाइड हैंग कर रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कई बार टेक्निकल इश्यू आ जाता है। इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको बताना है। इस बार के जेई में पूछा गया था 2019 में। आंसर बताएंगे आप लोग। तो आइए देखिए, आप लोग जानते हैं प्रोपेन सुना होगा, ब्यूटेन सुना होगा, मेथेन सुना होगा, एथेन सुना होगा। तो होता क्या है दोस्तों, आपके पास में 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दोस्तों ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्या आप लोगों का ये CH4 हाइड्रोकार्बन होता है क्या? जी सर, ये CH4 आपका हाइड्रोकार्बन होता है। तो आपके पास में 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होता है। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, और एक होता है आप लोगों का एल्काइन। समझ गए? एल्केन क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्कीन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और एल्काइन क्या होते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, और इसका होता है दोस्तों CnH2n-2। और अगर कार्बन 1 होता है इसका मतलब होता है मैथ, 2 होता है एथ, 3 प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट। अब देखो ब्यूटेन, तो ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, ये एल्काइन है। नाम से क्या लग रहा है दोस्तों? अगर ब्यूटीन होता तो ये एल्कीन होता, ब्यूटाइन होता तो आपका एल्काइन होता, लेकिन ब्यूटेन है यानी ये एल्केन है। तो एल्केन का फॉर्मूला दोस्तों ये है। तो ब्यूटेन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, तो कार्बन की संख्या इधर 4 रख दो। तो n बराबर 4 रखोगे, 2n कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। लो ये फॉर्मूला हो गया C4H10। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता एथेन का फॉर्मूला बताओ। तो एथेन का मतलब होता है दोस्तों 2 कार्बन। तो देखो n बराबर इधर 2 रखोगे, 2n कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। तो 6,2H8 ये आपका एथेन का हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन का हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या किसे दोस्तों? सॉरी 6 आएगा। मैंने आपसे एथेन का पूछा था। तो n बराबर 2 रखोगे, 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6 आपका एथेन का हो जाएगा। और आपका ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। तो गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो आप लोगों को एक रिएक्शन दे रखी है कि Fe + कॉपर सल्फेट मतलब Fe + CuSO4 की आप लोगों ने अभिक्रिया करवाई, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार मिला है। तो ये कौन सी रिएक्शन के एग्जाम्पल है? कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? जल्दी से मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग की जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले मुझे बताइए, रिएक्शन में 2 चीज होती है। एक तो होते हैं दोस्तों रिएक्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और एक होता है आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब दोस्तों पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप लोगों का एक रिएक्टेंट था, अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हुई कि वो 2 पार्ट में टूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी दोस्तों विघटन अभिक्रिया। लेकिन क्या यहां पर टूट रहा है क्या? नहीं सर, 2 चीज थी, 2 ही चीज बन रही है। एक होती है दोस्तों आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कार्बन
और आपका ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, कॉम्बिनेशन, कि जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहां तो कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा दोस्तों, यहां पर आपका हो रहा है, देखो आप लोगों का आयरन यहां पर था और आपका कॉपर सल्फेट ये था। तो दोस्तों आयरन आपका आ गया यहां पर, कॉपर को कर दिया अलग, यानी डिस्प्लेस कर दिया ना, जगह आपकी विस्थापित कर दी। तो ये आप लोग के दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की जो इंग्लिश है थोड़ी सी गलत है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लो, है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लो, डिस्प्लेसमेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। डिलीवर्स फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पूरे पार्ट में फूड को कौन डिलीवर करता है। यहां पर फूड का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों, आपके जो प्लांट्स होते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जड़ों से, रूट से वाटर लेते हैं और किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। दोस्तों ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ही आप लोगों के फूड का मतलब आपके प्लांट्स का फूड होता है, पौधों का भोजन होता है। लेकिन ये फूड आप लोगों का बनता कहां पर है, पत्तियों में बनता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का बहुत बड़ा कोई पेड़ है, ये इसकी पत्ती है, मान लो इसकी पत्तियां है, तो ये आप लोगों की पत्तियों में क्या बन गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। लेकिन इस पत्ती से क्या पूरे पार्ट में आप लोगों को पहुंचाना है क्या, तो वो कौन करता है, तो दोस्तों फूड से ध्यान रखो, फ्लोएम, ठीक है, तो फ्लोएम करता है ये काम। ये काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को पता है दोस्तों, जो आपकी जड़ें होती है उससे पानी आता है, और आपके सॉइल में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी जड़ों के माध्यम से आता है। तो उसको ऊपर कौन लेकर आता है, अगर आप लोगों से पूछे वाटर को और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, देखो फ्लोएम क्या करता है, ये तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आप लोगों से पूछे वाटर यानी जल और मिनरल्स यानी खनिज एंड मिनरल्स यानी खनिज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो दोस्तों ये काम करता है आपका जाइलम। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आता है जाइलम और फ्लोएम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। अरे दोस्तों मजा आ रहा है क्या यार, लाइक तो बनता है। क्लियर? चले, तो आप लोगों को साइंस में 1% भी दिक्कत आने वाली नहीं है, टेंशन मत लो। रोज सुबह 9:30 बजे क्लास होगी आपकी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। एक नवजात बालिका, चलिए देखते हैं कितने जने खुद से आंसर बता पाते हैं। पहले आप लोग आंसर बताइए, एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ, बताइए। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताइए। अब देखिए, देखो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर सेल क्या होता है, आप लोग की, जैसे मैं आप लोग को बोलूं, जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, ईंटों से मिलकर बनी होती है ना। तो वॉल की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, आप लोगों की ब्रिक होगी, समझ रहे हो। सिमिलरली हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों सेल। सेल में क्या पाया जाता है दोस्तों, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे सेल में कितनी क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर का मतलब होता है दोस्तों 46 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ गया क्या? अब आप लोग ध्यान रखिए, क्रोमोसोम मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं मेल, इधर मैं लिखता हूं फीमेल। तो अगर बात करें टोटल जोड़े कितने हुए, 23 हुए। तो पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे दोस्तों, 22 होंगे। दोस्तों 22 पेयर मेल में और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, यानी यहां पर भी XX, यहां पर भी XX, 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 ठीक है। तो 22 पेयर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन 23वां पेयर आप लोगों के अलग अलग होता है। 23वां पेयर फीमेल में तो XX ही होता है, लेकिन मेल में क्या होता है, XY होता है। तो ध्यान रखें, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो देखो इसको आप लोग क्या कर रहे हो, एक पेयर काउंट कर रहे हो, तो इसको 2 काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करोगे तो पूरे आपके पास में 46 आ जाएंगे क्या। तो अगर हम लोग बात करें बालिका है, तो दोस्तों 44 तक तो क्या है, XX है, 44 प्लस आप लोगों का दोस्तों 23वां पेयर क्या होगा, XX होगा या XY होगा दोस्तों, XX ही होगा अगर बालिका है।
अगर बालक होता तो 44 प्लस आपका XY होता। तो अगर बालिका बोला गया है तो दोस्तों इसका 23वां पेयर XS होता, 44 प्लस XS आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है क्या? क्लियर? बहुत जने सोच रहे हैं कि आंसर 22 गुणसूत्र प्लस XX होगा। दोस्तों 22 गुणसूत्र प्लस 23 24, क्या टोटल क्रोमोसोम की संख्या 24 ही होती है क्या? क्रोमोसोम की संख्या होती है टोटल 46। 46 कैसे आएंगे? देखो 44 प्लस 45 प्लस 46, तो गलती ना करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस में होमोडोन दांत पाए जाते हैं? किस में होमोडोन दांत पाए जाते हैं? दोस्तों होमोडोन का मतलब होता है एक ही तरह के दांत। क्या ह्यूमन बॉडी में होमोडोन पाए जाते हैं क्या? दोस्तों आप हाथ लगा के देख लो, हमारा हर एक दांत अलग अलग शेप का है, अलग अलग उसकी शार्पनेस है। जैसे देखो ये वाले थोड़े से शार्प है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हाथ लगाओगे वो थोड़े से आपके फ्लैट है। तो हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों ह्यूमन में, वो होमोडोंट नहीं होते हैं, वो होते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है दोस्तों विषमदंती। यदि सभी दांत एक प्रकार के नहीं हो तो उनको बोला जाता है हेट्रोडोंट। तो किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, यानी किसमें जो दांत पाए जाते हैं वो सभी एक प्रकार के पाए जाते हैं? तो आइए दोस्तों, ये आप लोगों के पाए जाते हैं मछली में। एग्जाम्पल ध्यान रखें, मछली में, मगरमच्छ में। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये देखो मछली दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? अब ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन में सर कौन से अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता है ह्यूमन में टोटल 32 दांत होते हैं। 16 आपके ऊपरी जबड़े में होते हैं, 16 निचले जबड़े में होते हैं। तो निचले वाले जबड़ा का मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों के 16 दांत हैं। टोटल इसमें 16 दांत होंगे, 16 ऊपर होंगे। तो आप लोग के एक जैसे ही तो हैं, तो नीचे वाले जबड़े का समझा देता हूं। दोस्तों इस 16 में आप लोग देखोगे आपके 8 इस तरफ होंगे और 8 इस तरफ होंगे। तो जैसे 8 इधर है वैसे ही 8 इधर होंगे। तो मैं इन 8 को समझा देता हूं। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहां पर होते हैं आप लोगों के 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनायन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, यानी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो देखिए इन 8 में दो तो होते हैं इंसीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कृतंक। एक होता है आप लोगों का कैनायन, जिसको हम लोग बोलते हैं रदनक। 2 होते हैं आप लोगों के प्रीमोलर और 3 आपके होते हैं मोलर। तो टोटल कितने होंगे? 2 और 1 3, 4 5 6 7 8, 8 इधर और 8 और 8 16। 16 निचले जबड़े में हो गए, 16 ऊपर जबड़े में हो गए, टोटल 32 हो गए ना। चले आगे। आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शार्प दांत कौन सा है, सबसे नुकीला दांत कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से रेलवे में पूछा जा चुका है, तो कौन सा होगा? बहुत जनों को लगता है सर ये सबसे आगे वाले इंसीजर। अरे देखो आपके जो 2 दांत है इसके जस्ट पास में देखो शार्प दांत दिखेगा आपको, ये वाला कैनायन। तो सबसे जो शार्प दांत होता है वो होता है आप लोगों का कैनायन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, आंसर आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? ड्यूडेनम किसका पार्ट है? जल्दी से मुझे बताइए, ड्यूडेनम किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लार्ज का है, गॉल ब्लैडर का है, या ओवरी अंडाशय का है? आइए दोस्तों देखते हैं होता क्या है। देखिए आप लोग जब भोजन खाते हो उसके साथ में होता क्या है, आइए समझते हैं। देखो समझो मेरी बात। देखो आप लोग फूड लेते हो, सबसे पहले जाता है दोस्तों माउथ में, माउथ से आता है नीचे, इसको बोलते हैं ग्रास नली। दोस्तों ये होता है आपका स्टमक यानी आमाशय। स्टमक से दोस्तों आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो ये जो आप लोगों का दोस्तों ड्यूडेनम होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आप लोग बोलेंगे सर समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो आइए दोस्तों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको बड़ा करके बताता हूं मैं, कैसा आप लोगों को लगता होगा ये, है ना, कैसा आप लोगों को लगता होगा। देखिए तो आपका स्टोमक से देखो ये अंदर जो था आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों एक बार अगर साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहे तो थम्स अप करके बता दोगे कि आप साउंड वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए हाँ देखिए, तो ये आपका स्टोमक से दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ही दोस्तों पार्ट होता है ड्यूडेनम। क्लियर है क्या? और अगर हम लोग बात करें इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जीजोनम बोलते हैं। और इसका जो अंतिम पार्ट जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं इलियम।
ठीक है। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जीजुनम, एक होता है इलियम। ठीक है, चलिए सभी के थम्स अप आ गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। डैश इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? दोस्तों रोज सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पे जुड़ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को सारे साइंस के क्वेश्चन करवा दूंगा 2018 2019, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। डैश इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, दोस्तों इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, देखिए ग्रंथि क्या होता है? ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जिनसे कुछ ना कुछ सब्सटेंस निकलता है, ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है ग्लैंड यानी ग्रंथि। और अगर इन ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकल रहा है तो ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अगर ग्लैंड से एंजाइम्स निकल रहे हैं तो ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये एड्रेनलिन हार्मोन है तो जरूर किसी ना किसी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला होगा। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है किससे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आप लोगों से पूछे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। आप लोगों से पूछे इसको अधिवृक्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किडनी को हम लोग वृक्क बोलते हैं और वृक्क के ऊपर पाया जाता है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड की संख्या पूछे तो दोस्तों 2 संख्या पाई जाती है, और ये पाई कहां पर जाती है? किडनी के ऊपर। तो आपकी दोस्तों किडनी के जस्ट ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज अ सिम्टम ऑफ। जल्दी से बताइए दोस्तों कि अगर यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए, आ जाइए देखते हैं। अगर दोस्तों आपके ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, पहले तो बात ये आती है कि सर ये यूरिक एसिड आता कहां से है? तो अगर आप लोग दोस्तों प्रोटीन ज्यादा खाते हो तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? टूटता है अमीनो अम्ल में। किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। और ये आप लोगों का जो अमीनो अम्ल होता है, ये जो आप लोगों का अमीनो अम्ल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके यूरिया में। ये आपके कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों यूरिया में। और क्या करती है आपकी किडनी? ये यूरिया आपका मिला होता है ब्लड में, किडनी क्या करती है? ब्लड में से यूरिया को निकाल लेती है। और दोस्तों यूरिया प्लस पानी मिलके किसका निर्माण करती है दोस्तों? यूरिन का निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है। तो आपकी बॉडी से दोस्तों ये यूरिया बाहर निकल जाता है। लेकिन बात आती है यूरिक एसिड क्या है? दोस्तों आपका कई बार जो यूरिया होता है ये आपका यूरिक एसिड में टूट जाता है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो यूरिया यूरिक एसिड में टूट जाता है। तो अगर ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है तो दोस्तों आपके हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स पर आपका यूरिक एसिड जम जाता है, जिससे जॉइंट्स में पेन होता है। और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं गठिया रोग। इसका दूसरा नाम क्या है? आर्थराइटिस। और इंग्लिश में इसका एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं गाउट डिजीज। तो आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिनको गाउट है उनको क्या नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों उनको प्रोटीन वाला खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपका यूरिक एसिड का निर्माण करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई? चले आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रख ले। तो आज जस्ट ये इंट्रो था, कल से बहुत लंबी लंबी क्लास चलेगी। सर कितनी लंबी क्लास चलेगी दोस्तों? रोज सुबह 9:30 बजे चलेगी। और आज मैंने आप लोगों को जैसे मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 दिन में पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन करवा दूंगा, फिजिक्स के सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, फिर सारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, फिर सारे बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। दोस्तों कहानी क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। रोज सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी। क्लास किसी भी कंडीशन में मिस मत करना अगर आप लोगों को दोस्तों साइंस में 100% मार्क्स लेकर आना है। एक तो आपको पूरा सिलेबस करा दिया, उसमें भी आपको 2 साल से कम 3-4 बार तो सिलेबस करवा दिया।
फिर भी दोस्तों अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, या आप लोग का जिनका फेज 2 भी है तो ये ना सोचे मेरा पेपर तो बहुत बाद में है। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपके कॉम्पिटिटर को भी मिल रहा है। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, तो फेज 1 वाले के साथ में तैयारी करो। और शाम को मैं एक वीडियो डालूंगा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप लोग चाहते हो मैं उसका वीडियो डालूं? तो आज मतलब आज भी पेपर है तो आज के भी साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे पास में, और पहली वाली जो शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चन आए सबका मैं एक वीडियो डाल दूंगा, और आप लोग देखेंगे कितने आसान क्वेश्चन आए साइंस के, और एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने क्लास में नहीं पढ़ी हो। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा डेडिकेटली आप लोग पढ़े। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं अनअकैडमी पे एक सीरीज और लेकर आया था जब आपके एग्जाम आए थे, साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल फ्री है। ये आपकी डेली 1 PM पे होती है, आप लोग इससे भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। 2 क्लास में आप लोग का साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी बहुत सारी क्लास हो चुकी है, आई थिंक 11-12 क्लास हो चुकी है, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, 2x पे करके देख लेना। बाकी अगर आपको लाइव आना है तो 1 PM पे लाइव आ जाना, आज दोपहर 1 बजे। क्लास कहां पर मिलेगी, जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके नीचे कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगी लिंक। बाकी आप लोग क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सर्च करें मेरा नाम नीरज जांगड़, मुझे फॉलो करें। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल करोगे, यहाँ पर आप लोगों को सारी लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग पहली क्लास, मतलब आप नए यूजर हो तो कोई सी भी क्लास आप लोग खोलोगे तो आप लोगों से एक बार कोड पूछा जाता है, इनवाइट कोड। अरे दोस्तों आप लोग यहाँ पर इनवाइट हो रहे हो ना, तो किसने इनवाइट करा है, तो दोस्तों नीरज 11 लगा दो, नीरज 11, ये भैया नीरज 11 ने करा है मुझे इनवाइट। नीरज 11 करोगे अनलॉक हो जाएगा, सारी स्पेशल क्लासेज आप लोग एक्सेस कर सकते हो सभी टीचर की, बस एक बार आप लोगों को कोड डालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? और बताओ, और कोई दिक्कत हो और कोई समस्या हो तो आप लोग दोस्तों यूट्यूब पर डेली सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी साइंस की, डेली सुबह 9:30 बजे, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं है, डेली सुबह 9:30 बजे। समझ गए क्या? क्लियर जी? सुब्रा जी होगा सर। फेज 2 कब होगा? जस्ट आप लोग के फेज 1 के ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 15 दिन बाद में। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों जब वीडियो खत्म हो जाता है तो कमेंट में आप लोगों को एक लिंक मिलती है, तो उस लिंक को खोल के आप लोग की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और बताओ सर 28 के बाद क्या करवाओगे? दोस्तों सीरीज आपकी चलती रहेगी, लेकिन 28 तक मैं आपको वो करवा दूं जो मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, लाइक करके जाना। देखो और कुछ नहीं सर, मिक्स क्वेश्चन होंगे क्या? देखो यूट्यूब, हाँ 1 बजे जो क्लास करवाता हूं उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और यहां पर मैं आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। पहले फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, ठीक है, जिससे हम लोग को जल्दी रिकवर करने में इजी रहेगा। क्लियर सर? हमारे लिए भगवान और कोई भगवान नहीं होता, ऊपर ही है सब एक। आप लोग सिर्फ अपनी मेहनत करिए, मैं आप लोगों को जस्ट सपोर्ट कर सकता हूं, और आप लोगों की लास्ट में आप ही की मेहनत काम में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में अनअकैडमी पर, और सुबह 9:30 बजे आप लोग मिलेंगे दोस्तों यूट्यूब पर मेरे साथ में। समझ में आ गई बात को? तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों की क्लास ज्वाइन करनी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए। 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है। सर क्या है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? दोस्तों यहां पर मिलते हैं ऑल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एसएससी जेई की सारी क्लासेज मिल जाएगी, सीजीएल की मिल जाएगी, सीएचएसएल की। सर आपके कोर्स मिलेंगे, मेरे कोर्स तो मिलेंगे ही। अनअकैडमी पे जितने भी बैचेज चल रहे हैं सारे बैचेज आप लोग एक्सेस कर सकते हो सारे। देखो जीके के आप लोगों को 825 कोर्स है। एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात बताऊं तो मेरे साइंस के कोर्स तो है ही दोस्तों, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि 31 दिसंबर से आप लोगों का प्राइस हाइक हो रहा है। तो एसएससी एग्जाम में जाके गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे। और दोस्तों ऑप्शन ये है, तो 24 महीने का आपका 7200 का है। रेफरल कोड पूछेगा है क्या, तो दोस्तों रेफरल कोड डाल दो नीरज 11, प्यारा दुलारा नीरज 11। प्रोसीड टू पे करोगे दोस्तों, ये आ जाएगी 24 महीने की पड़ जाएगी 6480 की। क्लियर है क्या? तो ये नीरज 11 लगा के आज ही कर लो, क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर को प्राइस हाइक हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अनअकैडमी पे दोपहर 1 बजे, और आप लोग का सुबह 9:30 बजे यहां पर धमाके के साथ में। ठीक है, ओके दोस्तों। आज 1 PM एंड 4 PM सारी क्लास होगी अनअकैडमी पे, जो चलती रहती क्लास चलेगी। हाँ 6 PM वाला भी होगा जो अपना बचा हुआ था, तो वो तो आपको पता ही है, वो बार बार क्यों बोलते हो आप? क्लियर?
1 बजे डिटेल भी करेंगे क्या, 1 PM एंड 4 PM। अरे सारी क्लास हो गया, आप आओ तो देखो अनअकैडमी पे सारी क्लास आपको मिल जाएगी, मैंने लिंक आपको इधर डाल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं 1 बजे अनअकैडमी पर।